कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 118, जहां की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में। 118 और 25,000 की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है। और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये एक बिंदु बता रहा हूँ, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। इस प्रकार के और कई बिंदु। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए। महाराष्ट्र का इलेक्शन जो भारत देश में सबसे बड़ा इलेक्शन हुआ अभी 24 के चुनाव में, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वाली पॉपुलेशन थी, जहां पर आप लोगों को पता है 288 विधानसभाओं का चुनाव हुआ। और चुनाव के अगले दिन ही जो डिस्क्रिपेंसीज थी उसको लेकर के मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी हुआ था। और आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी उसको अपने नेशनल पोर्टल में, जो भी उनका नेशनल पोर्टल, उसमें सब जगह चलाया, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब में छाया रहा। पर उस मुद्दा को लेकर के कांग्रेस पार्टी लास्टली, कांग्रेस के जो हमारे पूरा रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें मनु सिंघवी जी, साथ में आपने देखा होगा कि जो हमारे मीडियाज के चेयरपर्सन हैं, कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन हैं, और उसके साथ में और भी लीगल एक्सपर्ट्स जो महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट थे नाना पटोले जी, और बहुत सारे जो लोग थे, वो सब लोग जाके एक डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन कमीशन के पास में पहुंचा। पर सवाल वहीं पर खड़ा है जो मैंने आपसे शुरू किया था। पहला, किन कारणों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 58% वोट डेटा था उसको उसने सीधा बढ़ा करके 67% कर दिया। पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक कोई भी जवाब नहीं दी, इस डिस्क्रिपेंसीज की कोई भी जवाब नहीं दी। ध्यान रखना, 69 नॉट 69, 67। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने जिस दिन चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस दिन 58% डेटा है, तो आपने किन बिंदुओं के आधार पर 7% आपने 2-3 दिन के बाद में, चुनाव से कुछ समय यानी रिजल्ट से कुछ समय पहले आपने एक डेटा जारी कर दिया, और जो डिसाइडिंग डेटा था वो लगभग 75 लाख वोट कैसे बढ़ गए, प्रश्न ये था। इस प्रश्न का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संतोषपूर्ण तरीके से अभी तक नहीं दिया है। उसको अपने वेबसाइट में भी, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में भी, महाराष्ट्र के प्रत्येक जनता को भी, साथ में भारत देश के जितने टेरिटोरियल स्टेट हैं और जितने भी अन्य छोटे बड़े राज्य हैं, सबको दिखाना चाहिए कि किन विधियों के पालन करके उन्होंने 75,000 वोट का डेटा बढ़ाया है। इसके क्वेश्चन का जवाब अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। यह पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे वोटर्स का बढ़ावा किया, बहुत सारे का घटावा किया, पर यह भी नहीं बताया कि वो विधानसभाओं में कैसे वोटें बढ़ी हैं। अभी तक में जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लीडर्स अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी इस चीज को बोला, वो मुझे बहुत अच्छी उनकी बात लगी कि आप यह बताने की कोशिश करें कि आपने उन रोलों को जो चीजें थी, जो किसी भी नेम को काटने और जोड़ने के लिए फॉर्म जो 7 होता है, आप लोगों ने देखा होगा, फॉर्म 7 होता है, जिसमें हम किसी भी नाम को अपने जुड़वाना चाहते हैं किसी पोलिंग में या कटवाना चाहते हैं, उसको लेकर के आप सबको फॉर्म भरना पड़ता है कि मेरा नाम इस पोलिंग में हो गया है, श्रीमान जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो भी है संबंधित कर्षण इलेक्शन कमीशन ऑफ जो भी विधानसभा है, आप मेरा नाम इस पोलिंग से इस पोलिंग में काट के कर दीजिए, या मेरा नाम 2 जगह हो गया तो काट दीजिए, या मेरा नाम गलत हो गया तो उसको सुधार दीजिए। इनके अलग अलग प्रोसीडिंग और अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसको लेकर के आप सारी जनता को उसी प्रक्रिया और उसी प्रोसेस को फॉलो भी करना पड़ता है। पर प्रश्न यह भी नहीं है, प्रश्न यह सबसे बड़ा है कि फॉर्म 17C में जितनी भी वोटें दी गई थी,
फॉर्म 17C में जितनी वोटें दी गई थी उससे अलग डेटा कहां से आ गया? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ यह है कि वोट कहीं ना कहीं बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई? जो फॉर्म आपको प्रोसेस करना चाहिए, यानी फॉर्म 7C जो था, जो 7 नंबर का फॉर्म मिलता है इलेक्शन का, उस फॉर्म 7C जो है उसकी काउंटिंग रॉ मटेरियल्स जो अभी सिंघवी जी कह भी रहे थे वो कहां है? उसको तो आपको पब्लिश करना ही पड़ेगा कि कितनी वोटें आपने बढ़ाया तो कितनी घटाया, और यदि आपने बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया, और वो लोग वोटर्स कहां के थे? क्या वो बोगस वोटर्स थे? इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक जरा भी नहीं दिया है। सवाल यहां भी नहीं खत्म होता है। पॉइंट नंबर 5, जो 118 विधानसभाओं में इसी प्रकार से गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें 75 लाख के आसपास में वोट बढ़े, जिसमें 7% के आसपास में वोट बढ़ाए गए, जिसमें डिसाइडिंग 7% वोट टोटल बढ़ाई गई, जिसमें बिना किसी प्रोसेस के फॉलो किए हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सारी चीजों को फॉलो अप नहीं किया, और उसके साथ में बिना 7C जो 7 नंबर का फॉर्म होता है जोड़ने का और काटने वाला, उसको बिना किए हुए उन्होंने कैसे सारी चीजें उसको किया। यदि डिजिटल किया है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारत देश में ऐसी 8 बड़ी राज्य की पार्टियां देश की और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको सबको देना अनिवार्य होना चाहिए। यह मेरे अगली प्रेयर का अगला पार्ट है। साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जो 118 विधानसभाएं जहां उस पर डिस्क्रिपेंसीज को लेकर के कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, उसी के साथ में उससे पहले हमने भी खड़ा किया है, उनमें से 102 विधानसभाएं ऐसी रही जहां पर कंप्लीट तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी जीती है और भारी वोटों से जीती है। पर यह प्रश्न इसी के साथ बढ़ता हुआ, जब मुझे ये चीजों को लेकर के समझ में आ गया कि ये कैसे सारी चीजें हुई, इनकी पारदर्शिता क्या बनी रही, तो इनकी विश्वास हमें कैसे हो, इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो डेटा जारी ही करना चाहिए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में जब आ जाए तो फिर सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की ही जो पूरा प्रोसीडिंग किया गया, इलेक्शन कमीशन को बैठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भाजपा और इसके साथ में जो एनडीए अलायंस था, उन्होंने पूरा का पूरा एक अमेंडमेंट लाया, जो अमेंडमेंट खुद 2 मार्च 2023 को 2 पदों को लेकर के था, CAC और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी पदों की वैधता को लेकर के था। इसको 3 लोग ही उसका कहीं न कहीं पर उसके सिलेक्शन के कमेटी में रहेंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इसकी सुनवाई 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने किया और उसने डिसाइड किया 21 दिसंबर के आसपास में इन्होंने एक अलग से लाया और उसके साथ में इनकी वैलिडिटी को भी चैलेंज करते हुए ये आज हम लोगों ने कल फिर से किया और उसकी वैलिडिटी को फिर चैलेंज हो गया कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट गलत है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ में जो 5 बेंच है उसने जब ऐसा निर्णय लिया था, ऐसा निर्णय दिया था, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि अभी तक कुछ नहीं मिला होगा, पूरे देश को नहीं मिला है। तो फिर ये जो 7C का फॉर्म है, 17C का फॉर्म है, 7C यानी डिलीटिंग और उसके साथ में जोड़ने वाला, और इसके साथ 17C जो चुनाव के दौरान पर है, और इसी के साथ में जो डिस्क्रिपेंसी 7% की है, और इसी के साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट है, तीनों कटघरे में है और तीनों सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करने जा रही है। जिसमें से जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट को लेकर के मैटर है वह 2 मार्च 2023 को लेकर के जो मैटर चल रहा था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने अब यह बोल दिया है कि अब ये मैटर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम एक अलग से कमेटी बनाने जा रहे हैं और उस कमेटी में इसकी सुनवाई होगी। अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को इस टीम से बाहर कर लिया। सवाल यह उठता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय नहीं करना चाहते? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीजों को जानते हैं? यह तो हम लोगों की सुनवाई पर ही पता चलेगा। और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम लोग फिर से चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सारी चीजों को लेकर के, डिस्क्रिपेंसीज को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के, जो ईवीएम मशीन को लेकर के, जो बैटरीज को लेकर के, और इसके साथ में जो टर्नआउट डेटा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर फिर से खड़े हैं। और आप सब लोग देखिए, मैं बार बार बोला हूं कि आप सब लोगों को निकल करके इन चीजों का इलेक्शन कमीशन से जवाब जरूर लेना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ले,
चाहे आप फिजिकल मोड से ले, फिजिकल मतलब लेटर के माध्यम से ले, या आप लोग कोर्ट में केस करके ले। मुझे लगता है कि देश की लड़ाई में सबको आगे आना चाहिए। कम से कम जहां सभी लोग न आए तो एक एक व्यक्ति प्रत्येक घर से निकलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट फ्री और फेयर होना चाहिए, चाहे कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी है। इसके साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि फॉर्म 17C में जो डेटा दिया जाता है, कितने मेल कितने फीमेल कितने टोटल वोट्स पड़े हैं, वह उस पोलिंग का पूरा डेटा होता है। वह ईवीएम के साथ में मैच जरूर करना चाहिए। साथ में बैटरी कैसे 100% चार्ज होती है, इसको भी लेकर के है। साथ में कैसे टर्न आउट डेटा चुनाव के होने के बाद में कुछ और होता है और इलेक्शन के समय पर वोटिंग से कुछ समय पहले कुछ और आ जाता है। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को जवाब भी देना पड़ेगा और इनके अपॉइंटमेंट यदि गलत है तो उसको गलत साबित करेंगे हम लोग और लड़ेंगे।